हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है सीयूटी से रिलेटेड, आज हम करने वाले हैं इसमें नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज हम बात करने वाले हैं। जो सेक्शन ए का जो आपका कंसेप्ट था, जो सेक्शन ए के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने एलपीपी तक वो सारे के सारे आपको फिनिश करा दिए हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी की। जो सेक्शन ए था वो कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों के लिए कॉमन था, तो वहाँ पर दोनों को आपको कॉमन ही तैयारी करनी थी। लेकिन जो सेक्शन बी है ये स्पेसिफिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आपको सेक्शन B2 अटैम्प्ट करना पड़ेगा। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है और जो कोर मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें सेक्शन B1 अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो उसका जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, ये नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। इसमें आज जो उसके बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलो ऑपरेटर। तो मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है, क्या इसका काम होता है, कैसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कहता है कि व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर ए बाय इंटीजर बी। अगर हम किसी इंटीजर ए को किसी इंटीजर बी से डिवाइड कर रहे हैं, ये सारा जो पीडीएफ है आपको जो गॉड क्लासेस की ऐप है उस पर मिल जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो वी हैव ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर Q and R belongs to integer and R is greater than equals to 0 less than B। ये सब आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आपको रिपीट की गई है। जब आप किसी इंटीजर को A को B से डिवाइड कर दें तो आपके पास दो इंटीजर और आते हैं Q और R, और जो R की कंडीशन होती है कहता है कि 0 से ग्रेटर देन होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन जो B मतलब जो डिवाइजर है उससे कम होता है। तो इसी चीज़ को जब हम मॉडुलो एक्सप्रेस के रूप में मॉडुलो ऑपरेटर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो मॉडुलो अर्थमेटिक इज द अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर, सो इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज A mod B इक्वल्स टू R। क्योंकि जो मॉडुलो अर्थमेटिक होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर होता है। वहाँ पर रिमाइंडर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्वोशिएंट का रोल नहीं होता है। ठीक है, क्वोशिएंट वहाँ पर साइड हीरो है, जो हीरो है वहाँ पर वो रिमाइंडर है। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे इसी चीज़ को, जी हम A को B से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा है R, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर किस तरह से लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर A mod B इक्वल्स टू R। ठीक है, जो हमने A को अगर हम डिवाइड करेंगे B से तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा है, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि भाई व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 3। अगर हम 15 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट वहाँ पर 2 आ गया। क्वोशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिमाइंडर लिखना है कि रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। उसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कि let A and B be any two integer and n be an integer greater than 1, then A is said to be congruent to B. A is said to be congruent to B and modulo n if and only if it divide the difference of A and B। यानी अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, A is congruent to B modulo n, that means A और B का जो डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस को आप n से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो। इस चीज़ का मतलब इतना ही है। यहाँ पर आगे आपको स्पेक्स भी कर रखा है सच दैट A माइनस बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 mod 5, यानी 49 और 14 को अगर आप डिवाइड करोगे, माइनस करोगे, तो माइनस करने पर आपके पास आएगा 35, और 35 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो मॉडुलो अर्थमेटिक है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कहता है कि अगर A प्लस B का जो सम है, A प्लस B अगर C के बराबर है तो उस केस में A mod n प्लस B mod n इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod n। तो यहाँ भी आपको mod n लगा देना, यहाँ भी mod n लगाना, यहाँ भी mod n लगाना है, या इसी चीज़ को कंबाइन करके आप ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस B mod n इज इक्वल्स टू A mod n प्लस में B mod n। सेकेंड प्रॉपर्टी में कहता है अगर इसके A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n है और आपने लेफ्ट में अगर यहाँ पर कुछ स्केलर इसमें ऐड कर दिया, आपने K इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो B के साथ है उसमें भी आप K ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट आपका सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है इस A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n एंड C कॉन्ग्रुएंट टू D mod n, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं A प्लस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D mod n। फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है इफ A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n, तो उन दोनों का जो नेगेटिव होगा माइनस A इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस B mod n, इसके बराबर ही होगा।
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मॉडुलो, जैसे ये अर्थमेटिक एडिशन की प्रॉपर्टी थी, सेम ऐसे ही उसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। जो पहली 3 प्रॉपर्टी है वो उसमें हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है बस वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नया कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ है, बस प्लस की जगह उठाकर आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम करोगे ना तो वहाँ पर इसका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर क्या कहता है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, देन a रेज टू पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k। दोनों तरफ आपको क्या करना है, पावर को इंक्रीज कर देना है। जितनी पावर आप लेफ्ट में करोगे उतनी पावर आपको राइट में कर देनी है। यहाँ पर a की पावर k किया तो यहाँ पर b की पावर k कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा ना आपका वो सेम ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से इसको पढ़ लेना, याद रखना, बहुत काम आएगी ये प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है फिर एडिशन मॉडुलो। कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस फॉर्मेट में लिखे हुए आ सकते हैं, तो इस फॉर्मेट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए आ सकते हैं, तो उसमें आपको इनको यूज़ करना है। कह रहा है गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, द एडिशन मॉडुलो m डिनोटेड एज दिस। ये एडिशन मॉडुलो का साइन है, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिफाइंड एज। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, ये कह रहा है कि भाई a प्लस बी मॉड m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर यहाँ पर आपके पास a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है, यानी a प्लस बी का जो सम है वो a प्लस बी का जो सम है वो m से बड़ा है या उसके बराबर है, तो उस केस में इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी a प्लस बी मॉड m। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके फिर इसका मॉडुलो निकाल लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर a प्लस बी लेस देन m होगा, यानी a और b का जो सम है m से अगर छोटा आएगा तो वही हमारा आंसर बन जाएगा a प्लस बी। अब ये सेम प्रॉपर्टी जो एडिशन में आपने पढ़ी वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ डिवीजन में करने को, उसमें सब्ट्रैक्शन में करने को मिलेगी और मल्टीप्लिकेशन में करने को मिलेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं इसको। मान लो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि a की जगह हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, आपसे पूछा गया यहाँ पर 2 + 3 5, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो 2 और 5 है उसका एडिशन मॉडुलो निकालना है 3 के हिसाब से। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 और 5 का जो सम है वो इससे ज़्यादा आ रहा है, m से ज़्यादा आ रहा है, तो 2 और 5 का सम कितना हो जाएगा, तो इसमें आप लगाओगे ये पहले वाली प्रॉपर्टी 2 + 5, तो ये क्या बनेगा 2 + 5 mod 3, तो यहाँ 2 + 5 हो गया 7, 7 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 × 2 = 6, यानी आंसर आ जाएगा आपका 1 mod 3, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि भाई इन दोनों का सम करने पर वो 3 से छोटा ही आए तो फिर वही आपका आंसर बन जाएगा। मान लो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, यहाँ पर मैं कर दूँ, एक नंबर ले लिया मैंने 1, दूसरा नंबर ले लिया मैंने वो भी 1 ले लिया, अब इन दोनों का सम करोगे तो 3 से छोटा ही आएगा, तो सीधा सीधा आंसर बन गया आपका 1 + 1 mod 3। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको वैसे भी यहाँ से पता लग जाएगा भाई ये 2 आएगा आपका आंसर। और सेम प्रॉपर्टी आपको सब्ट्रैक्शन में यूज़ करनी है, सेम प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करनी है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बस साइन का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें कुछ भी डिफरेंस ऐसा खास नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें देखते हैं हम वहाँ पर क्या है आपके पास, एलिगेशन और मिक्सचर। इसके भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं कंपटीशन एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है। एलिगेशन मिक्सचर में आपको क्या करना है कि जो क्वांटिटीज़ आपको दे रखी है ना उसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा चीपर है, कौन सा फिर डियरर है। डियर मतलब कौन सा महंगा है, कॉस्टली है, वो दोनों आपको फाइंड कर लिए। फिर हमें उन दोनों को मिक्स करके उनका एक मीन प्राइस निकालना है। एक हमारे पास टर्म ये आ गई, और हम फिर उसके बाद क्या करेंगे कि वो दोनों किस रेशो में डिवाइड हो रहे हैं, उन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास कुछ राइस है जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, मैं उनका प्राइस रख देता हूँ 200 रुपये किलो, और कुछ राइस मेरे पास थोड़ा सा बस ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, तो मैं उनका प्राइस रख देता हूँ 80 रुपीज़ किलो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई 80 रुपये वाला किलो चावल कोई खरीद नहीं रहा कि भाई वो सर बेकार है। ठीक है, और 200 रुपये वाला कोई वैसे नहीं खरीद रहा, बहुत महंगा है भाई। तो फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, दिमाग लगा के मैं दोनों चावलों को मिक्स कर देता हूँ, और मिक्स करके मैं उनका प्राइस रख देता हूँ कि 130। ठीक है, तो मेरे को ये देखना है कि भाई मेरे को उन दोनों चावलों को किस रेशो में मिक्स करना चाहिए कि मैं उनका जो मीन प्राइस है 130 रख सकूं, ताकि मुझे भाई नुकसान ना हो। अगर मैं कुछ बेच रहा हूं तो मैं चाहता नहीं ना कि मुझे नुकसान हो, तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई मुझे नुकसान ना हो।
तो उसके लिए मेरे को किस रेशो में कौन सा चावल मिलाना चाहिए, महंगा वाला चावल कितना रखना चाहिए और जो सस्ते वाला चावल है वो कितना रखना चाहिए, ये एलिगेशन और मिक्सर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट में जो भी आपको डाटा दे रखा होगा उसमें जो चीपर वाला प्राइस है उसको आप यहाँ रख लो, जो डियरर है उसको यहाँ रखो और जो मीन प्राइस है उसको यहाँ रखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपकी रेशो है, ये एक्स है और ये वाई है। मतलब ये वाला जो चीपर वाला है ना वो आपने कितना मिलाना है और जो है महंगे वाला ये आपने कितना मिलाना है, ये आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, d माइनस एम, मतलब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे d माइनस एम, ये और यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर आप क्या उल्टा करेंगे आप कि आप मीन में से इसको माइनस करेंगे m माइनस सी, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपने उल्टा सीधा भी लिख देते हो तो भी टेंशन मत लेना, आपने d इधर लिख दिया c इधर लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये ध्यान रखना कि आप जब इसको माइनस करके लिखोगे ना x अपॉन वाई को, जब आप लिखोगे, जैसे यहाँ फार्मूले में कह रहा है भाई d माइनस एम है, मैं नहीं लिख रहा d माइनस एम, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं लिखूँ m माइनस डी। तो यहाँ तो आपने मनमर्जी चला ली है, लेकिन उसके आगे आप मत चलाना, उसके आगे ये जरूर लिखना आप c माइनस एम, m माइनस सी नहीं। मतलब ये जो मीन प्राइस है ना ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर रख दो, बस ये ध्यान रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे d माइनस एम करो, m माइनस डी करो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन मर्जी के मालिक होने के साथ साथ कंडीशंस का बाद में ध्यान जरूर रखना है कि यहाँ तो आपने मर्जी चला ली, लेकिन भैया यहाँ पर ठीक कर दो इसे। यहाँ भी ठीक नहीं करोगे ना फिर मर्जी चलेगी एग्जामिनर की, वो नंबर आपको, मर्जी उसकी भी नहीं चलेगी, वो नंबर देगा ही नहीं भाई, तो आंसर ही गलत निकलेगा, नंबर देगा कहाँ से आपको। ठीक है, बस यही छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर। और एक कंसेप्ट है कि जब आप रिपीटेड डाइल्यूशन करते हो, रिपीटेड डाइल्यूशन का मतलब हो गया कि भाई आप दूध खरीद के लाए 1 किलो, बढ़िया बढ़िया वाला दूध खरीद के लाए 1 किलो, अब घर आके देखा भाई यार बंदे तो आ रखे हैं 10 और दूध सबको चाहिए, कहाँ से दोगे, कैसे दोगे भैया। किचन में चुपचाप से गए और पानी मिलाया, एक बार पानी मिलाया और देखा यार, झाँक के देखा अभी भी इतना दूध नहीं हुआ है कि भाई सबको मिल गए, फिर एक बार और मिला दिया, ठीक है, फिर लगा यार अभी भी कम है, एक बार और मिला दिया। तो ये क्या हो गया, रिपीटेड डाइल्यूशन कर, आपने पानी मिला मिला के ना दूध को सही में पानी बना दिया और पकड़ा दिया उन 10 के 10 बंदों को, भैया पी लो दूध, और वो खुश होकर पी रहे कि हम दूध पी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो पानी पी रहे हैं। तो ये जो रिपीटेड डाइल्यूशन होता है ये इसका फार्मूला क्या होता है कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं आपकी x, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी होगी आपकी x और y हो गया जो आपने उसके अंदर रिप्लेस किया, यानी आपने कितना दूध निकाला, 1 किलो में से मान लो आपने पहले आपने 300 ग्राम निकाल लिया, 300 ग्राम पानी डाल दिया, तो वो 300 गया है वहाँ पर, वो y है। अगली बार फिर ऐसे किया, आपने 300 ग्राम निकाल लिया, फिर 300 ग्राम डाल दिया, तो y क्या है वहाँ 300 है। अब ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया, ये आपका n है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपके पास एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी उसकी बचती है, कितनी क्वांटिटी आपकी बनती है, ठीक है, आफ्टर n नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, आप प्योर लिक्विड कह सकते हो, प्योर मिल्क कह सकते हो, जो भी कहना कह सकते हो। तो ये उसमें फार्मूला लगेगा x इंटू में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो एप्लीकेशन और एलिगेशन और मिक्सर, ये कंसेप्ट में सिर्फ इतना ही है, 2 टॉपिक हैं यहाँ पर, ये आपको करने हैं, समझने हैं, PDF आपको इसका मिल ही जाएगा। उसके बाद आते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पर। अब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में देखो 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक होता है कि जिसमें आने और जाने का जो डिस्टेंस है ना वो अलग अलग होता है, उसको हम लीनियर इक्वेशन वाले तरीके से करेंगे, उसको इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पर जो फार्मूलाज हम लिख रहे हैं सारे ये वो फार्मूलाज होंगे जहाँ पर आने और जाने का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। आप 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वापस आ गए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर जो फार्मूला है उन सबसे पहले जो चीज़ें क्या क्या यूज़ होंगी वो यहाँ पर आप समझ लो कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो मान ली हमने x है, चलो ठीक है जी, x मान ली हमने, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये मान ली हमने y। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब पानी अगर रुका हुआ है तो बोट की स्पीड x है, और पानी अगर फ्लो कर, और जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम बी t1, डाउन स्ट्रीम मतलब फ्लो के साथ साथ अगर आप जा रहे हो तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, तो वो जो टाइम वहाँ पर लगेगा वो t1 मान लिया, और जो अप स्ट्रीम का टाइम है उसको मान लिया हमने t2। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी बनेगी, यानी आप पानी उधर जा रहा है, आप भी उधर उधर जा रहे हो, साथ साथ उसके जा रहे हो पानी के, तो इसका मतलब आपकी स्पीड और पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, और उसको हम कंसिडर कर रहे हैं u से, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं u से, और जो अप स्ट्रीम स्पीड है इसको कंसिडर कर रहे हैं हम v से। तो सबसे पहले तो यही भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, क्योंकि पानी
की स्पीड और आपकी स्पीड, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, दोनों मिलकर आप काम कर रहे हो। जिधर पानी जा रहा है उधर ही आप जा रहे हो, जिधर पानी का जो फ्लो चल रहा है उधर ही आप जा रहे हो, तो क्या होगा, नेचुरल है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए u का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई। यहाँ पर आएगा अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड में भाई पानी तो इधर जा रहा है और आप इधर जा रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। पानी इधर फ्लो मार रहा है, आप इधर वापस आना चाह रहे हो, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो पूरे। तो वहाँ पर क्या होगा, बेशक खतरों के खिलाड़ी आप बन रहे हो, पार भी निकल जाओगे, लेकिन स्पीड आपकी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर हम यहाँ से इन्हीं दोनों को यूज़ करके x की वैल्यू निकालें एलिमिनेशन मेथड से, तो x का फार्मूला हमारा बनेगा यहाँ पर u प्लस में v अपॉन में 2 और y का फार्मूला बनेगा u माइनस v अपॉन में 2। ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट अप स्ट्रीम, देन आने और जाने का डिस्टेंस अगर दोनों बराबर हैं तो टाइम में और स्पीड में क्या रिलेशन क्या बनेगा, t2 अपॉन में t1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। t2 मतलब अपस्ट्रीम टाइम, t1 मतलब डाउन स्ट्रीम टाइम और x प्लस वाई मतलब x क्या था हमारा पास, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। x, y, t1, t2 इनमें से चार में से आपको तीन चीज़ मिलेगी, चौथी आपको निकाल देनी है, या रेशो निकालनी होगी तो भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कहता है कि सपोज ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन t1 आर, डाउन स्ट्रीम t1 आर में गए और अप स्ट्रीम आप t2 आर में गए, देन एवरेज स्पीड क्या बनेगी इन स्टिल वाटर। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और थोड़ा छोटा हो जाएगा। इफ ए बोट टेक्स टी आर टू रो ए सर्टेन प्लेस d किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक, देन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं कि भाई हम गए डाउन स्ट्रीम, मौज में हम डाउन स्ट्रीम एक जगह पर पहुंच गए और हम फिर वापस भी आना है, भाई घर तो वापस भी तो आना है ना, फिर हम वापस आए। तो इस आने में और जाने में जो टाइम हमारा लग रहा है, जो टोटल टाइम हमारा होगा, टोटल टाइम यहाँ पर टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस में अप स्ट्रीम टाइम, दोनों के सम को। हम कह रहे हैं कि भाई हम इतना किलोमीटर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, तो हमें टोटल टाइम इतना लग रहा है। तो यानी टी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस में अप स्ट्रीम टाइम। तो उस केस में जो डिस्टेंस का फार्मूला बनेगा, ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें उल्टा है, उसमें कह रहा है कि भाई डाउन स्ट्रीम आप जा रहे हो, अप स्ट्रीम वापस आ रहे हो, तो आपको डाउन स्ट्रीम जाने में अप स्ट्रीम से इतना कम टाइम लग रहा है। यानी यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको टी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, t2 माइनस t1 दिया हुआ है। हमेशा t2 पहले आएगा, अप स्ट्रीम का टाइम हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, वो कह रहा है कि भाई मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ और मुझे वापस आने में 5 घंटे कम लगते हैं या 3 घंटे कम लगते हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंस दिया हुआ है आपको। तो डिफरेंस कितना हो गया, जो भी डिफरेंस दिया होगा उस हिसाब से आप टी यहाँ पर रखोगे। टी का फार्मूला यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, बस यहाँ एक्स से यहाँ वाई है। और कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ टोटल टाइम है, यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम है। बस ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो ये बोट्स एंड स्ट्रीम के जो भी क्वेश्चन है आप बड़े प्यार से कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है यहाँ पर, पाइप्स एंड सिस्टम्स। ठीक, पाइप्स और सिस्टम के क्वेश्चन भी बड़े बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम से आप कर लोगे। अब इसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पर देखो इनलेट होता है, आउटलेट होता है। इनलेट का मतलब क्या होता है, जहाँ से पानी आ रहा है। आउटलेट का मतलब क्या होता है, जहाँ से पानी बाहर जा रहा है, या लीकेज भी बोल सकते हो आप उसे। ठीक है, वो इनलेट का जब भी हम काम करेंगे क्या करना है, प्लस करना है। आउटलेट का काम क्या होगा, हमेशा माइनस करना है, मतलब पानी को बाहर निकालना है। और इनलेट का काम क्या होगा, भरना है भाई, काम करना है। ठीक है, पॉजिटिव है, आउटलेट क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर हम किसी इनलेट पाइप को x आवर्स के अंदर फिल करते हैं तो हम 1 आवर के अंदर उस टैंक का कितना पार्ट फिल करते हैं। हमेशा जो आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप करोगे ना वर्क टाइम वाले, तो हमेशा 1 यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से आपको वैल्यू निकालनी है कि आपने किसी टैंक को x आवर्स में भरा है, आपने किसी टैंक को 10 आवर्स में भरा है, आपने किसी टैंक को 1 आवर में 2 आवर्स में भरा है, किसी टैंक को आपने 2 मिनट्स के अंदर भरा है। चाहे कोई भी यूनिट दी हो, आपको 1 यूनिट ऑफ टाइम की वैल्यू निकालनी है। अगर मिनट दिया है तो आप निकालो 1 मिनट में कितना काम किया, अगर डे दिया है तो निकालो 1 डे में कितना काम किया, आवर दिया है तो निकालो कि 1 आवर में कितना काम किया, सेकंड्स दिए तो निकालो 1 सेकंड में कितना काम किया। हमेशा 1 यूनिट ऑफ टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर अब कैसे निकालेंगे वो, अगर ये कहता है कि भाई x आवर्स के अंदर वो पूरा का पूरा टैंक फिल होता है, तो 1 घंटे के अंदर कितना टैंक फिल होगा, 1/x।
अगर वाई आर के अंदर टैंक पूरा फिल होता है, ठीक है, या खाली होता है, जो भी चीज़ होगी, तो यहाँ पर 1 आर के अंदर कितना आ जाएगा, 1/वाई। अब मान लो एक तरफ से आप पानी भर रहे हो, एक तरफ से पानी खाली कर रहे हो। यहाँ पर कह रहा है कि y इज़ ग्रेटर देन x। y का मतलब क्या था, पानी खाली हो रहा है, यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, भरने में टाइम कम लग रहा है। तो जब आप दोनों को चलाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1/x माइनस 1/y। यहाँ से तो पानी आप भर रहे हो, ठीक है, यहाँ से तो आप पानी भर रहे हो और यहाँ से आप पानी निकाल रहे हो, तो 1/x माइनस 1/y, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे टाइम निकालने के लिए। जो भी आंसर आए उसका रेसिप्रोकल कर देना, टाइम निकल जाएगा आपका। सेम काम यहाँ पर करना है आपको। अगर यहाँ पर x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y का मतलब हो गया कि टाइम, जो पानी भरने में कम टाइम लग रहा है, निकलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। और जब भरने में कम टाइम लगेगा, निकलने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो पानी भरेगा तो नहीं ना, खाली होगा, ठीक है। यानी और आपने उल्टा भी कर दिया ना तो आंसर माइनस में आ जाएगा, समझ जाना। माइनस में आ गया मतलब टाइम खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है। तो अगर आपने उल्टा भी लिख दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने 1/x माइनस 1/y लिख दिया यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 1/y माइनस 1/x, अगर आपने उल्टा भी लिख दिया ना तो आंसर माइनस में आ जाएगा। उससे आप समझ जाओगे कि टैंक खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है, ठीक है। बाकी काम वही करना है, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करो, टाइम निकल जाएगा। सेम काम होगा कि अगर दो टैंक आपस में दोनों मिलकर पानी भर रहे हैं, जब दोनों ही भर रहे हैं तो माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों को प्लस कर देना है, तो आंसर आएगा रेसिप्रोकल कर देना। 3 टैप है आपके पास, तीनों भर रहे हैं तो तीनों को प्लस कर देना। 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, तो जो खाली कर रहा है उसको माइनस कर देना। और माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपके पास एलसीएम लेके उसको उल्टा कर देना। क्वेश्चन हम करेंगे, उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको रिवर्स करना है इसको। उसके बाद रेसेस एंड गेम्स, ठीक है। बहुत स्कूल में आप रेसेस लगाते होगे, गेम्स करते होगे, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए कि इनके मतलब क्या है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग वाले जो लिखे हुए हैं ना, ये तो मैंने बस बेकार वैसे कि लिख दिए खाम खा, PDF ये पेज भरना था इसलिए लिख दिए होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कोई मतलब नहीं आपको समझाने का, फिनिशिंग पॉइंट, विनर, डेड हिट समझाना पड़ेगा। डेड हिट क्या होता है? डेड हिट का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई रिजल्ट ही ना निकले भाई, कोई रिजल्ट ही ना निकले। मान लो 4 पार्टिसिपेंट है, चारों भाग रहे हैं, जान लगा के भाग रहे हैं, खूब भाग रहे हैं, मस्ती में भाग रहे हैं, ठीक है। मस्ती में तो टेंशन होती है भागते समय भी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। जैसे भी वो भाग रहे हैं, जैसे फिनिशिंग लाइन आती है ना, पता लगता है चारों के चारों सेम टाइम पर आ गए। यार अब चारों बताओ, अगर सेम टाइम पे पहुंच गए तो क्या विनर निकाल पाओगे? नहीं निकलेगा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप विनर निकाल ही ना पाओ, उसी को बोल देते हैं डेड हीट। तो यह हीट खत्म हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ भागने का, वापस भागो, ठीक है। तो वो होती है डेड हीट। अब यहाँ पर ये कहता है कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं, जैसे कह रहा है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स, ए बी को x मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये यहाँ पर ए सुपर कॉन्फिडेंट है। ए कह रहा है बी को भैया तुम आगे खड़े हो जाओ मेरे से x मीटर, फिर भी जीत के दिखा दूंगा मैं। तो यहाँ पर ये क्या है कि अगर 100 मीटर की रेस है, ए यहाँ पर खड़ा है और एक बी को कह रहा है कि भैया आप आगे खड़े हो जाओ, आप थोड़े कमज़ोर से लग रहे हो मुझे, आप थोड़े आगे खड़े हो जाओ यहाँ पर, उसके बाद रेस करना स्टार्ट करूँगा। तो अगर 100 मीटर की रेस है तो इसका मतलब ए को तो पूरा 100 मीटर भागना है, लेकिन बी को ये जो डिस्टेंस उसने खड़ा कर दिया ना ए ने आगे, x मीटर का डिस्टेंस को कम कवर करना है, तो बी ने इतना डिस्टेंस कवर करना होगा और ए ने पूरा 100 मीटर कवर करना होगा। ए बीट्स बी बाय x मीटर, ए बी को x मीटर से बीट करता है, इसका मतलब ए ने बी को x मीटर के डिस्टेंस से हरा दिया। ए ने पूरा 100 मीटर कवर कर लिया, तब तक बी ने 100 माइनस x डिस्टेंस कवर किया था, यानी वो इतना पीछे है अभी। गेम्स वाले क्वेश्चन आएंगे कि उस गेम्स में क्या होगा। यहाँ पर इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे आप लिखा होगा यहाँ पर, कहाँ पर गया, यहाँ लिखा है कि भाई ए बीट बी बाय 30 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स, यानी ए बी को 30 पॉइंट से हरा रहा है, या ए बी को 30 पॉइंट दे सकता है। कब दे सकता है? जब फालतू होंगे तभी तो देगा ना। यानी ए के पास बी से 30 पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब ये बनेगा, ठीक है। दोनों लाइनों का मतलब सेम ही बनेगा कि ए के पास बी से 30 पॉइंट ज़्यादा है। तो बस यही सारा कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस टाइम वाला जो फार्मूले लगाने हैं वो आपको आई थिंक
आते ही होंगे ना वो वाले तो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड का फार्मूला लगाओगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर टाइम का लगाओगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सब तो आता ही होगा। तो बस ये सब चीज़ों की जरूरत और पड़ेगी इसमें, बाकी तो बड़े आराम से क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो पार्टनरशिप बन जाती है। ठीक है, अक्सर पार्टनरशिप कामयाब होती नहीं है वैसे तो नॉर्मल लाइफ में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो हमें करना ही है पार्टनरशिप के, कामयाब हो या ना हो वो उनका मैटर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनरशिप जब आप करते हो ना तो उसमें तो एक होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर होता है जो भैया काम भी करता है, पैसा भी लगाता है, दोनों काम करता है, चिंता होती है उसे, टेंशन होती है भैया मेरे को अपना बिजनेस को ग्रो करना है, तो यहाँ पर क्या है वो वर्किंग पार्टनर है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, भैया मेरे को कुछ नहीं करना है, मेहनत मेरे बस की नहीं है, पैसा ले लो मेरे से जितना मर्जी लगवाना है पैसा लगवा दो। ठीक है, तो वो भाई साहब पैसे लगा देते हैं, पैसा लगाकर अपना मस्ती में रहते हैं, काम हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट होगा तो ले लूँगा, लॉस होगा तो भी सहन कर लूँगा, लेकिन भैया काम मेरे बस की नहीं है। तो इस तरह के पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, जिनका काम सिर्फ पैसा लगाकर सो जाना है। अब पार्टनरशिप क्या क्या होती है, किस किस टाइप की पार्टनरशिप होती है। जब हम पार्टनरशिप करते हैं ना तो एक तो होती है सिंपल पार्टनरशिप और एक होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में भी दो टाइप आ जाती हैं। एक टाइप होती है कि जब वो कहता है कि इक्वल इन्वेस्टमेंट हो लेकिन टाइम पीरियड डिफरेंट हो। दो दोस्त थे, दोनों ने पैसे तो लगा दिए बराबर बराबर, लेकिन भाई ए ने कहा कि भाई बी से कि भाई तू काम कर ले यार, मैं ना थोड़ा कम टाइम तक पैसे लगाऊँ, मुझे ज़रूरत है, मैं 6 महीने तक पैसे लगा दूंगा। तो ए ने 6 महीने तक पैसे लगाए, बी ने पूरा साल पैसे लगाए, साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा वो फिर उसी हिसाब से डिवाइड होगा। ये नहीं कि दोनों में बराबर डिवाइड होगा, नहीं भाई ये गलत बात हो जाएगी। अगर ए ने कम टाइम तक पैसा लगाया तो उसे प्रॉफिट भी कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो टाइम फैक्टर होता है ना वो डिसाइड करता है कि भाई किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि उनका टाइम कितना है, किसने कितने टाइम तक पैसा लगाया, उसी हिसाब से उनका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होता है कि यहाँ पर कहता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अनइक्वल है लेकिन टाइम पीरियड सेम है। भाई ए और बी दोनों ने वो अपने आप में एक अग्रीमेंट करा कि हम दोनों भैया पूरे साल भर तक पैसा लगाएंगे, लेकिन ए के पास थोड़ा कम पैसा है। ए कहता है कि भाई मैं तेरे से 20,000 रुपये कम लगा रहा हूँ या 2 लाख रुपये कम लगा, जितना भी होगा यार अमाउंट, वो तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ए ने अगर बी से कम पैसा लगाया, टाइम दोनों का सेम है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मेन फैक्टर होगी कि आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट को डिवाइड करोगे। ए को ज़्यादा मिलेगा या बी को ज़्यादा मिलेगा। जिसका टाइम पीरियड दोनों का सेम है, जिसकी इन्वेस्टमेंट सेम ज़्यादा होगी उसको प्रॉफिट है नेचुरल ज़्यादा मिलेगा। आप ज़्यादा पैसा लगाओगे, आप चाहोगे प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिले, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो इसके हिसाब से डिवाइड होगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, यहाँ पर टाइम पीरियड और इन्वेस्टमेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। दोनों ने पैसा अलग अलग लगाया, दोनों ने टाइम अलग अलग लगाया, तो उसके हिसाब से फिर उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो उसका अमाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 10,000 रुपये लगाए मैंने, 6 महीने के लिए लगाया, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर दूसरे पार्टनर ने क्या किया, 20,000 रुपये लगाया 8 महीने के लिए, तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो रेशो आएगी आपके पास, वो इन दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो उस रेशो में डिवाइड होगा। तो ये सारा बस बेसिक कंसेप्ट है न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का। कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ CUT के लिए बल्कि आपके अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए दोगे, प्राइवेट जॉब के लिए दोगे, कोई क्रैक कोर्स के लिए दोगे, कहीं पर भी दोगे, GT जो वहाँ पर आप देते हो, जनरल टेस्ट जहाँ पर देते हो, वहाँ पर ना इन टॉपिक्स की भरमार रहती है। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। और जो GT आप देने वाले हो ना, CUT के अंदर भी हो सकता है उसके अंदर भी इन टॉपिक्स में से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो सारा आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं क्वेश्चंस की लाने वाला हूँ सुपर 30 की, तो उनके क्वेश्चंस आप पहले ही करके रख सको, मेरे साथ साथ करके रख सको और चेक कर सको कि हाँ आपका कंसेप्ट वाइज कितना आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।